वेलकम बैक टू द चैनल एटीपी मंत्रा गाइस, दिस इज़ प्रियंक। इस वीडियो के थ्रू एक नई प्लेलिस्ट हमारी जो है आज से शुरू होने वाली है और आप देख सकते हैं कि वीडियो किसके बारे में होने वाला है। हम बात करेंगे टेट और सीटेट के रिगार्डिंग, जो हमारा एक सब्जेक्ट होता है मैथ एंड साइंस का। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो जो है इम्पोर्टेंट होगा। 10th क्लास तक के 6 से लेके 10th क्लास तक के जो है एनसीईआरटी के नोट्स साइंस के बेसिकली मैं आपके साथ अपने नोट्स शेयर करूंगा। और हाल फिलहाल में अभी क्या है कि उत्तराखंड में अगर हम देखें तो उत्तराखंड में एक स्केलर नाम से वैकेंसीज़ आई हुई हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो उसका अगर हम सिलेबस देखें तो अप टू 10th लेवल तक का जो साइंस है वो जो है उसमें आना है। तो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा उत्तराखंड के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। और साथ ही साथ ऐसे बाकी अदर एग्ज़ाम्स जिसमें जो है 10th लेवल तक की जो है एक बेसिक साइंस पूछी जाती है, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो एनसीईआरटी के नोट्स हम यहाँ पर जो है आपके साथ जो है शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और इस वीडियो में पर्टिकुलर हम बात करेंगे क्लास 6, ठीक है, क्लास 6 के जो लेसन नंबर 1 और 2 है उसको हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो नोट्स हैं ये आपको प्रॉपर हिंदी मीडियम में मिलेंगे, बट कुछ टर्म्स को जो है मैं इंग्लिश में भी आपको बता दूंगा। तो चलिए कोई बात नहीं। तो 6 क्लास का जो पहला चैप्टर हमें देखने को मिलता है वो है भोजन के घटक। भोजन के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब हमें पता है कि हमें जो एनर्जी मिलती है वो फूड से मिलती है, खाने से ही हमें जो है एनर्जी मिलती है, ठीक है। और वो मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं भोजन के, अगर हम इस पर नज़र डालें तो देखो, कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, खनिज लवण, रुक्षांश और जल। कुछ इस प्रकार से जो है हमें जो है भोजन के मुख्य घटक देखने को मिलेंगे। अगर इस पर हम बेसिक अगर देखें तो देखो, जो कार्ब्स होते हैं, कार्ब्स से हमें क्या मिलती है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा। कार्य करने के लिए जो ऊर्जा मिलेगी वो कार्ब से मिलेगी और ये अनाजों में होता है। प्रोटीन की बात करें तो देखो, प्रोटीन हमारे ओवरऑल जो बॉडी है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए, मरम्मत के लिए, ठीक है। अगर कहीं पर हमें इंजरी हो जाती है तो उसको उसकी हीलिंग के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फैट्स हमें पता है कि ये भी एक एनर्जी का सोर्स होता है, लेकिन स्टोर्ड एनर्जी होती है। कुछ कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। वाइटामिन्स की बात करें तो शरीर में रोगों से लड़ने के लिए अगर क्षमता विकसित करनी है तो हमें जो है विटामिन्स की ज़रूरत होगी। इनकी कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं इवन। इसी तरीके से हमें मिलता है खनिज लवण, ठीक है, और रुक्षांश और जल भी हमें जो है खाने से ही प्राप्त होते हैं। बात करें भोजन में पाए जाने वाले जो कार्ब्स होता है वो हमें दो फॉर्म्स में देखने को मिलेगा, एक शुगर और एक स्टार्च। ओके, स्टार्च को हम मंड भी कहते हैं। एडिशनल पॉइंट इसमें यह है कि जो स्टार्च का जो डाइजेशन होता है ना, उसका पाचन जो है हमारे मुंह से ही होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हमारी जो सलाइवा है, जो लार है, वो वहाँ पर जो है ये जो मंड है, ये स्टार्च है, इसका पाचन, इसका डाइजेशन होना शुरू हो जाता है और बाकी फिर छोटी आंत में भी इसका डाइजेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए, अब एनसीईआरटी की बुक में ना हमें पर्टिकुलर कुछ टेस्टिंग देखने को मिलेगी। अब वो टेस्टिंग किसकी है, जैसे अभी हमने बात करी प्रोटीन्स की, हमने बात करी कार्ब्स की, है ना, स्टार्च की। तो खाने में स्टार्च है या खाने में प्रोटीन है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए जो टेस्टिंग यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले हमें चाहिए आयोडीन का तनु विलयन। अब देखिए, आयोडीन चाहिए और उसका एक तनु विलयन चाहिए। विलयन की बात करें तो विलयन सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन यानी कि विलेय और विलायक से मिलके सॉल्यूशन होता है। जैसे अगर पर्टिकुलर मैं नींबू पानी की बात करूं तो नींबू हमारा एज अ विलेय हो गया, और ठीक है, पानी, है ना, पानी हमारा विलायक हो गया, तो बाद में वो नींबू पानी बन जाता है, तो वो सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसी तरह आयोडीन का तनु विलयन, और जो ये सॉल्यूशन होता है, जो विलयन होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है तनु और एक होता है सांद्र। इंग्लिश में बात करूँ तो तनु को बोलते हैं डाइल्यूट और सांद्र को बोलते हैं कंसनट्रेट। ओके, तो बहरहाल हमें यहाँ पे आयोडीन का चाहिए तनु विलयन। अब देखो, तनु का मतलब होता है डाइल्यूटेड। अब डाइल्यूटेड का मतलब जो है ये है पानी की अधिक मात्रा होगी, ठीक है। और सांद्र का मतलब है पानी की कम मात्रा होगी, या कंसनट्रेट का मतलब है पानी की कम मात्रा होगी। तो हमें आयोडीन का तनु विलयन चाहिए, यानी कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए। तो अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है, जल से आधी भरी परिखनली में कुछ बूंदें अगर हम टिंचर आयोडीन की मिला दें तो इस प्रकार हमारे पास जो है आयोडीन का तनु विलयन प्राप्त हो जाएगा। पानी लिया और उसमें कुछ टिंचर आयोडीन डाल दिया तो तनु विलयन हमें मिल जाएगा, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। नेक्स्ट और हमें क्या चाहिए, देखिए, और हमें जो चाहिए वो चाहिए, दो चीज़ें और चाहिए, और वो है कॉपर सल्फेट और
कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन हमें चाहिए रहेगा। अब देखिए जो कॉपर सल्फेट है उसके सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 ml पानी लेंगे और उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को डाल देंगे, तो हमारा जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, जो सॉल्यूशन है, वो तैयार हो गया। इसी तरह अगर हम अभीष्ट कॉस्टिक सोडा को बनाना चाहें तो इसमें भी 100 ग्राम ml में हम 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा ली है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के लिए 2 ग्राम डाला पानी में और यहाँ पर 10 ग्राम डाला कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन बनाने के लिए पानी में। अब देखिए जो कॉस्टिक सोडा होता है इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है NaOH, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास जो है टिंचर आयोडीन यानी कि आयोडीन का सॉल्यूशन हो गया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया और कॉस्टिक सोडे का सॉल्यूशन हमारे पास हो गया। ठीक, एक बार फिर से देखिए, आयोडीन का तनु विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन और अभिष्ट कॉस्टिक सोडा का विलयन हमने तैयार कर लिया है एज अ केमिकल्स। अब देखिए हम क्या करेंगे नेक्स्ट। अब हमारे पास जो बुक में देखने को मिलता है वो मिलता है स्टार्च जो है ना उसकी जो उपस्थिति है उसका परीक्षण कैसे करें, उसकी टेस्टिंग कैसे करें, यानी खाने में स्टार्च है ये कैसे पता चलेगा। सबसे पहले हम कच्ची सामग्री लेंगे, कच्ची सामग्री यानी कि हमारे पास कोई खाना होना चाहिए, उसमें हम क्या करेंगे जो आयोडीन का सॉल्यूशन है उसको डाल देंगे, ठीक है, कुछ बूंदें उसकी डाल देंगे। तो हम देखेंगे कि जो इसका कलर है ना वो हो जाएगा नीला या फिर काला। अगर ऐसा हो जाता है तो इससे हमें पता चल जाता है कि खाने में जो है स्टार्च मौजूद है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि स्टार्च के परीक्षण के लिए हमें निम्न में से क्या चाहिए, तो हमें जो है आयोडीन का तनु विलयन चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ किस कलर में चेंज हो जाता है, अगर किसी खाने में स्टार्च होता है तो वो नीला काला रंग इसमें चेंज हो जाता है अगर हम उसमें तनु आयोडीन विलयन डालते हैं, ठीक है। अब इसको भी याद करने की मेरे पास ट्रिक है। ट्रिक क्या है, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, स्टार्च का परीक्षण कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्च होता है यानी S फॉर स्टार्च और S से ही आपका क्या होगा, स्काई का कलर ब्लू होता है और रात में स्काई का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। तो ऐसे आप रिलेट कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट अब हम अगले जो टेस्टिंग की बात करते हैं वो है हमारे पास प्रोटीन के लिए परीक्षण। किसका, प्रोटीन के लिए परीक्षण। अब देखिए प्रोटीन का परीक्षण कैसे किया जाए, तो हमें क्या करना है, खाद्य पदार्थ का चूर्ण लेना है, परखनली में डालना है, टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसमें 10 ड्रॉप अगर आप पानी की डाल देंगे तो एक इस प्रकार से मिक्सचर आपको मिल जाएगा, ठीक है। परखनली में आपने पानी डाला और उसमें कुछ खाना डाल दिया। अब आपको क्या करना है, इसमें कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का विलयन डालना है। कैसे डालना है, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालना है, 10 ग्राम जो है कॉस्टिक सोडा डालना है। देखिए यहाँ पर जब हमने इनका विलयन बनाया था, आप ध्यान देंगे तो हमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को पानी में डाला था, 10 ग्राम जो कॉस्टिक सोडा है उसको पानी में डाला था। इसी तरीके से हमें जो है यहाँ पर अब प्रोटीन का परीक्षण करना है तो हमें जो है कॉपर सल्फेट का केवल 2 बूंदें डालनी है, जो हमने विलयन बनाया ना, और जो कॉस्टिक सोडे का विलयन बनाया उसकी मात्र 10 बूंदें ही डालनी है, ऐसा बुक में बिल्कुल साफ साफ मेंशन है, ठीक है। तो अगर ये सब करने के बाद क्या होगा, बैगनी रंग अगर आ जाता है, कौन सा कलर आ जाता है, बैगनी, तो हम कहेंगे कि हाँ खाने में प्रोटीन मौजूद है। अब इसके लिए ट्रिक आप देखिए, P फॉर प्रोटीन, ओके, और P फॉर पर्पल कलर जो है बैगनी तो होता है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने 2 टेस्टिंग यहाँ पर देखी। स्टार्च के लिए आपको आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है, काला या फिर नीला आपका कलर हो जाएगा, और प्रोटीन के लिए आपको जो है कॉस्टिक सोडा, ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो विलयन आपने बनाया था उसकी कुछ बूंदें डालेंगे तो बैगनी कलर अगर हो जाता है तो यस उसमें प्रोटीन मौजूद है। तो ये कुछ इस प्रकार से टेस्टिंग आपको देखने को मिलती है। वसा के टेस्ट की बात करें, वसा यानी फैट के टेस्ट की बात करें तो बहुत आसान है। एक कागज़ में आप खाने का टुकड़ा लीजिए और उसको जो है क्या कीजिए, उसको जो है आपको कूटना है, ठीक है। कागज़ में खाद्य पदार्थ लेकर कूटना है। यदि कागज़ में तेल की उपस्थिति हो जाए, यानी कि अगर ऑयली आपको पेपर दिखने लगे तो यस उसमें जो है जो वसा है वो मौजूद है। आगे देखिए कुछ पॉइंट्स पर अगर हम नज़र डालें तो सबसे पहला कार्ब्स क्या होता है, कार्ब्स बेसिकली होते हैं एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और अगर फैट्स की बात करें तो ये होते हैं एनर्जी सोर्सेज, बट ये जो है स्टोर्ड एनर्जी रहती है, स्टोर्ड यानी एज अ बैकअप, ठीक है। अगर हमारे शरीर में अनाज नहीं जा रहा है तो जो वसा है वहाँ से काम चलेगा, ऐसे कुछ। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम नज़र डालें तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर वसा की समान मात्रा लेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। यानी कि जैसे अगर सुबह आप जो है पराठे या फिर पूड़ियाँ खा लें तो दिन भर में खाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पराठे पूड़ियों में ऑलरेडी जो है फैट बहुत होता है तो एनर्जी हमें ज़्यादा मिलती है। कुछ इस प्रकार की बातें हैं। अगर हम बात करें देखिए प्रोटीन्स क्या होती है, ये ग्रोथ और रिपेयरिंग ऑफ बॉडी
जो है वो प्रोटीन्स ही करता है, ठीक है ना। रिपेयरिंग ऑफ बॉडी, ग्रोथ यानी डेवलपमेंट, शरीर का विकास, हमारी हाइट जो बढ़ती है, ठीक है, एक बच्चे की हाइट बढ़ती है अगर उसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा यानी कि कमी नहीं होगी तो उसकी अच्छी ग्रोथ होती है। प्रोटीन युक्त भोजन की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है शरीर वर्धक भोजन, डेफिनेटली, है ना, शरीर अच्छा हृष्ट पुष्ट उसका बनेगा। विटामिन्स की अगर हम बात करें, देखिए मैंने आपको बताया कि रोगों से लड़ने के लिए, है ना, रोगों से शरीर की रक्षा, शारीरिक अंगों की को स्वस्थ रखने के लिए जो विटामिन हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इवन इनकी कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आँखों के लिए, अस्थियों और मसूड़ों के लिए, सब के लिए जो ये विटामिन्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ टाइप्स ऑफ विटामिन की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा हमारे पास जो है विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई, के, इस प्रकार से ABCDE, के, साथ ही साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है। अब ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि इन सारी विटामिन में आप बी और सी को अगर कंसिडर करते हैं तो बी और सी ऐसे विटामिन हैं जो पानी में घुलनशील हैं, ये पानी में घुल जाते हैं, और बाकी के जो ADE, के है ये जो है वसा में घुलनशील होता है। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है, जो ADE, के हैं ये फैट में जो है सॉल्युबल होते हैं, और बी और सी वाटर में सॉल्युबल होते हैं। छोटी सी बात यहाँ पे लिखी है, विटामिन ए आपकी त्वचा के लिए, आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी अस्थि और दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खनिज लवणों की बात करें तो भोजन से मिलने वाले खनिज लवण यानी कि आयोडीन, आयरन, है ना, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ये कुछ खनिज लवण भी हमें खाने से मिलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट और बात करते हैं, देखिए उसके बाद है यहाँ पर आहारी रेशे या फिर रुक्षांश जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में इनको बोलते हैं रफेज। ओके, अब ये क्या चीज़ है इसे देखें। ये होता है एक प्रकार का साबुत खाद्यान्न, फल या फिर सब्जियों में आता है, ठीक है। अच्छा देखो पॉइंट क्या है, पोषक तत्व तो इसमें नहीं होते हैं लेकिन भोजन का ये आयतन बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? आयतन बढ़ाते हैं। अच्छा, बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये जो है, जो बोल मूवमेंट है उसको ईजी करते हैं। कहने का मतलब सीधे सीधे आप ये समझिए, आपके पास अगर संतरा है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसका जूस निकाल लीजिए, या फिर आप संतरे का जैसा भी होता है ना, वो गूदा वगैरह जो छिलका निकाल के जो जैसा होता है संतरा वो खा लीजिए। तो उससे क्या होगा, जूस से तो आपको विटामिन वगैरह जो भी मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल जाएगा, लेकिन जो बाकी का जो उसका जो पार्ट है उससे आपको क्या मिलेगा, रफेज मिलेगा, यानी कि रुक्षांश मिलेगा। वो क्या करता है, अब जो जैसी हमारी आंत है उसमें बहुत आसानी से भोजन जाता है, ठीक है। जो हमारा बोअल मूवमेंट है, यानी कि जो कब्ज की शिकायत नहीं होती है, पेट अच्छा साफ होता है, इसलिए कहते हैं कि आप जो है रेसे युक्त जो है खाद्य पदार्थों को हमें उसका सेवन करना चाहिए। इनफैक्ट जैसे अगर हम कोई मैदा खाते हैं, है ना, जो मैदा खाने से क्या होता है, क्या वो आसानी से जाता है? नहीं, वो मैदा जो है हमारी आंतों में चिपक जाता है, तो हमें कब्ज की शिकायत हो सकती है ना। तो इस प्रकार हमें जो है रुक्षांश युक्त, आहारी रेशों युक्त जो है भोजन करना चाहिए। ऑल गुड। जल की अगर बात करें तो जल की क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को ये अवशोषित करता है। अगर हमारी बॉडी में जल ही नहीं होगा तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये घुलेंगे किस में, डेफिनेटली, है ना। और साथ ही साथ देखिए ये अपशिष्ट पदार्थों को भी शरीर से बाहर निकालता है, जिससे कि हमें स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, और जो मूत्र के रूप में जो है शरीर से गंदगी भी बाहर जाती है, पानी की ही वजह से जाती है। तो पानी की ये इंपॉर्टेंस हमारी जो खाने से हमें मिलता है तो इस प्रकार से होता है। संतुलित आहार की अगर बात करें तो बैलेंस डाइट, एनी न्यूट्रिएंट्स ना तो आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम हो, एक बैलेंस डाइट उसी को कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी शामिल होना चाहिए, सब कुछ, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा 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 सब कुछ। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ऑयली जंक फूड हो या ऐसा हो, तो वो बैलेंस डाइट नहीं होती है, हाँ। इस प्रकार से पोषक तत्वों का नष्ट होना किस किस प्रकार से हो सकता है, ध्यान देंगे। बार बार धोने से, अगर हम जैसे चावल और दाल को बार बार धोते हैं तो यस, उनके जो पोषक तत्व हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। छिलका उतार कर अगर आप फल और सब्जियों को धो रहे हैं तो उनके भी जो मिनरल्स, जो विटामिन वगैरह, जो पोषक तत्व हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ज़्यादा पकाने से भी ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा देखिए, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पकाने से जो विटामिन सी होता है वो आसानी से नष्ट हो जाता है गर्मी की वजह से। ऑल गुड। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ विटामिन की कमी से हो जाने वाले रोगों पर अगर हम नज़र डालें तो ये देखिए, सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए आपको दृष्टिहीनता पैदा करता है, यानी कि देखने की कमी हो जाती है। विटामिन बी से, B1, बेसिकली बी कॉम्प्लेक्स बहुत सारे होते हैं, B1 से आपको बेरी हो जाता है, सी से आपको स्कर्वी हो जाता है, डी से रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। अब विटामिन ए से दृष्टिहीनता यानी कि कमज़ोर दृष्टि हो जाएगी, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। रात में कम दिखाई देगा, इवन कुछ टाइम बाद पूरी तरीके से दिखाई देना भी बंद हो सकता है। बी से होता है बेरी यानी शरीर में सुस्ती कैसे होगी, काम करने में ऊर्जा में कमी होगी, और
पेशियाँ जो हमारी मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी, तो काम करने का मन नहीं करेगा, काम करने की ऊर्जा में कमी देखने को मिलती है। स्कर्वी, सी से स्कर्वी, देखो बी से बेरी बेरी है ना, ए से रतौंधी वगैरह हो जाती है, दृष्टिहीनता हो जाती है। सी से स्कर्वी, सी फॉर स्कर्वी, ऐसे याद कर सकते हैं। मसूड़ों से खून आता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। डी से रिकेट्स हो जाता है, यानी कि अस्थियाँ मुलायम हो जाती हैं ना, तो मुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार तो इन विटामिन की कमी से ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, विटामिन जो है रोगों से लड़ने के लिए है ना ज़रूरी है। ओके, कुछ बातें हैं देखिए। अब कैल्शियम है, कैल्शियम बिल्कुल दांत और अस्थियों के लिए ज़रूरी है। आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है, गाइटर जिसे बोलते हैं। गर्दन की जो ग्रंथि है वो फूल जाती है ना। बच्चों में मानसिक विकलांगता भी देखने को मिलती है। अगर हमारे खाने में लोहे की कमी है, यानी कि बॉडी में अगर आयरन की कमी है, तो हमें एनीमिया हो जाएगा। अरक्तता बोलते हैं इसे, यानी कि खून की कमजोरी। उसके बाद एनसीईआरटी की बुक में एक आपको पॉइंट देखने को मिलता है, जिसको यहाँ पर है FSSAI। बेसिकली ये एक उसका लोगो है, ठीक है। ये क्या है, ये जो है फोर्टिफाइड, यानी कि ये जो है सुदृढ़ीकृत करता है कि इसको भोजन में जो उनके पोषक तत्व हैं उनको उत्तम बनाने की जिम्मेदारी इस हम कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट की है, ऐसा कुछ यहाँ पर है। ऑल गुड। नेक्स्ट हम बात करें अगर फूड की, खाने की, तो देखो खाना हमें कहाँ कहाँ से मिल रहा है। डेफिनेटली खाना हमें मिल रहा है प्लांट से, खाना हमें मिल रहा है एनिमल से। प्लांट से हमें जो है रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, फूड, सीड, फ्लावर्स है ना, फल वगैरह, ये सब हमें प्लांट से मिल रहा है। अगर एनिमल की बात करें तो हमारे पास दूध, मीट है ना, मछली, अंडे, ये सब हमें एनिमल्स के थ्रू मिल रहा है। जो केवल शाकाहारी होते हैं उन्हें हेर्बीवोरस बोलते हैं, यानी कि ये प्लांट से जो भी सब्जी, फल, सब्जियां खाते हैं। और जो जानवरों का सेवन करते हैं, यानी मीट, मांस, मछली, ये सब खाते हैं, तो उन्हें कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी कहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, उन्हें हम ओमनिवोरस यानी कि सर्वाहारी बोलते हैं। ऑल गुड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो जाता है। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जो क्लास 6 में स्टार्ट होता है वो बहुत आसान है, इतना कुछ है नहीं उसमें, और वो है वस्तुओं के समूह बनाना। यानी कि हमें ग्रुपिंग करनी है जितने भी हमारे पास वस्तुएं हैं, तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। और जो कुछ बातें हैं देखिए, जिस पदार्थ में जो चमक होती है वो मेटल्स में होती है ना, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिल्वर, ये सब कुछ ऐसे हैं जो चमकते हैं। इवन मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि वो जो है थोड़ा सा चमकेगा। साथ ही साथ इसमें पदार्थों के बारे में बात है, जैसे कि पारदर्शी होते हैं, अपारदर्शी होते हैं और पारभासी होते हैं। इनको अगर मैं समझाना चाहूँ तो पारदर्शी से आपको बिल्कुल साफ दिखेगा, अपारदर्शी से आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, है ना, और पारभासी यानी कि थोड़ा थोड़ा दिखेगा। पारदर्शी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का एग्जांपल मैं बताऊं तो कांच का शीशा, कांच हो गया ना, कांच के आर पार दिख जाएगा आपको। अपारदर्शी की बात करूं तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, तो कांच की जगह आप एक विंडो जो वुड की शीट ले लीजिए, प्लाई ले लीजिए, तो आपको आर पार नहीं दिखेगा। पारभासी की बात करूँ तो एक पॉलीथीन ले लीजिए, है ना, कलर नहीं होनी चाहिए, तो वो जो है उससे आपको हल्का हल्का तो धुंधला धुंधला देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार पारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी का कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 2 वस्तुओं के समूह बनाने में आ जाता है। तो इस वीडियो में यही हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 और 2 के नोट्स आपके साथ मैंने शेयर किए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर और चैप्टर नंबर 3, 4, 5 इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।